Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of April 2021. तो 10 अप्रैल 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट किया है, प्लस सीसैट कोर्स हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। दोज हु वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। इसके साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ यू कैन लाइक दैट वीडियोस एंड यू कैन शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ, जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला सवाल है, नैनो स्निफर समटाइम्स सीन इन न्यूज रिसेंटली रिफर्स टू। नैनो स्निफर का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर ए एक्सप्लोजिव ट्रेसर डिटेक्टर, बी अ सॉफ्टवेयर टू एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक, सी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हैकिंग नेटवर्क्स, या डी नन ऑफ द एबव। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स कंस्टिट्यूट द फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या क्या आता है? फर्स्ट इज फॉरेन करेंसी एसेट्स, सेकंड इज गोल्ड रिजर्व, थर्ड इज सिल्वर होल्डिंग्स, फोर्थ इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, फिफ्थ इज रिवर्स पोजीशन विद आईएमएफ। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। 1 4 5 4 5 1 2 4 5 या ऑल ऑफ दी अबव। Question number 3, Peltzman effect often seen in news is related to which of the following? Peltzman effect इनमें से किससे रिलेट करता है? ऑप्शंस आर ए साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेटाइजेशन, बी क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सी रिस्क बिहेवियर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एंड डी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड रेगुलेशन। तो पेल्समैन इफेक्ट इनमें से किससे रिलेट करता है? दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सर्च करिए, आंसर करने की कोशिश करिए। थोड़ा मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ। जो फ्रंट पेज के अलावा जो भी अलग अलग वेबसाइट्स हैं या इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं जो कि हिंदू में नहीं आता है, वो वाली चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। तो पहली जो न्यूज़ है, ये ऑलरेडी मैंने उसे डिस्कस की हुई है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अगर आपको पता करना है कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, तो अल्पिन इसको बोलते हैं, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर अल्पिन। अब ये अल्पिन देखो, ये आधार ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। अल्पिन इज नोन एज द आधार ऑफ द लैंड। तो कुल मिलाकर के ये रोल आउट होने वाला है 2022 में, एंड इट विल बी एक्चुअली फॉर अ एरिया ऑफ लैंड। जो भी लैंड पार्सल्स होगा, जो भी लैंड पार्सल्स होंगे, उनके एक यूनिक नंबर, एक यूनिक आईडी उनको प्रोवाइड की जाएगी। जिस तरह से आधार होता है ना, उसी तरीके से ये अल्पिन नंबर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। आप मुझे बताइए कितने डिजिट्स का होगा ये अल्पिन नंबर। जैसे आधार है आपका 12 डिजिट्स का, 12 डिजिट्स का है आधार नंबर। तो आप मुझे बताइए कि अल्पिन नंबर कितने डिजिट्स के रहेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। अल्पिन को ही आधार ऑफ द लैंड कहा जाता है। दूसरा जो न्यूज़ है वो है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, श्री नितिन गडकरी मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने कहा है कि जो केवीआईसी का एक प्रोजेक्ट है रीहैब, देयर इज अ प्रोजेक्ट ऑफ केवीआईसी जिसको हम बोलते हैं रीहैब प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। री दिस इज री हैब प्रोजेक्ट्स। ओके, तो रीहैब प्रोजेक्ट को कौन मॉनिटर कर रहा है? केवीआईसी मॉनिटर कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, केवीआईसी जो बना था वो 1956 के केवीआईसी एक्ट के थ्रू बना था। और केवीआईसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है आपका केवीआईसी। दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा, 1956 के एक्ट के थ्रू बना था, है ना, केवीआईसी। और ये बेसिकली आपका कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। केवीआईसी का के काम क्या क्या है? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ इसका नाम ही होता है, केवीआईसी का नाम ही खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन होता है ना। उनको प्रमोट करने का काम करता है, रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है ना। और ट्रेडिशनल आर्ट्स की तरफ, ट्रेडिशनल क्राफ्ट की तरफ काफ़ी ज़्यादा ये मोटिवेटेड रहता है। रीहैब प्रोजेक्ट अब बेसिकली क्या प्रोजेक्ट था? एक्चुअली रीहैब प्रोजेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, जो कि ह्यूमन और एलिफेंट के कन्फ्लिक्ट्स को कम करने का काम करता है। इसका फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। क्या है फुल फॉर्म इसका? रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। तो बीज का इस्तेमाल करके एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स को कम करना है, एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है ना। दिस इज़ वेरी हाईली कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें क्या होता है कि एक तरह से बीज की आप वॉल बना लेते हैं, यू क्रिएट अ वॉल ऑफ बीज, एंड बीज की जो स्वार्मिंग वॉइस होती है, इससे जो है एलिफेंट्स रहते हैं वो आते नहीं है, निकट नहीं आते हैं। सो एक्चुअली दैट समथिंग लाइक दैट कंसेप्ट इज़ यूज्ड, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। एंड इसके अलावा
ऊपर आपको दिख रहा होगा रिहैब प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ लागू करने वाले हैं, तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड केरला में, ठीक है। दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अदर स्टेट्स एज वेल, लाइक उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड केरला। तो ये रिहैब प्रोजेक्ट केवीआईसी के अंतर्गत, केवीआईसी 1956 के एक्ट के थ्रू, और केवीआईसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर आता है। रिहैब प्रोजेक्ट को कौन मॉनिटर कर रहा है, केवीआईसी मॉनिटर कर रहा है। नए स्टेट्स में लागू होगा। ह्यूमन एलिफेंट अटैक्स यूजिंग बीज, इसके थ्रू रिड्यूस करना है, ठीक है ना। अब आज का जो मैप है मैं आपको वो बता देता हूँ। आज का जो मैप मैंने लिया है वो है लक्षद्वीप का मैप। तो हमने अंडमान का मैप देख लिया, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशन के सारे आइलैंड्स हमने देख लिए। कल मैंने आपको मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन, थोड़ा सा पर्शियन गल्फ वाला पोर्शन बताया था, ठीक है ना। नाउ लेट्स कम टू द लक्षद्वीप पोर्शन, ठीक है ना। लक्षद्वीप का मैप देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा ये अरेबियन सी, यहाँ पे अरेबियन सी जहाँ पर ये लाई करता है, अरेबियन सी वाला पार्ट है ना, अरेबियन सी के नीचे। फिर आपको यहाँ पे सबसे पहले रीफ दिखेगी, जिसको चरबानियानी रीफ बोलते हैं, चरबानियानी रीफ। तो देयर इज अ रीफ जिसको बोलते हैं चरबानियानी रीफ। देन आपको बायराम गोरे रीफ भी दिखेगी। तो यहाँ पे दो तो रीफ्स आपको ऊपर दिख रही होगी, चरबानियानी रीफ एंड बायराम गोरे रीफ, ठीक है ना। दीज आर द टू रीफ्स। फिर अब देखो लक्षद्वीप आइलैंड जो है ना उसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहा होगा अमीन दीवी आइलैंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना ये, दिस इज द अमीन दीवी आइलैंड्स, अमीन दीवी। देन आपको नीचे यहाँ पे लक्का द्वीप दिखेगा और नीचे आपको दिखेगा मिनिकॉय, ओके ना, लास्ट में आपको दिखेगा मिनिकॉय, मैं आपको दिखा दूंगा वो भी। अमीन दीवी आइलैंड्स, लक्का द्वीप आइलैंड्स, और उसके बाद नीचे मिनिकॉय। अमीन दीवी दिखा, लक्का द्वीप दिखा, और आपको नीचे यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो लास्ट में मिनिकॉय आइलैंड्स, ठीक है ना। तो इतना पूरा जो है ये वाला पार्ट कहलाता है। अब आपको लक्काद्वीप के नीचे उसकी कैपिटल दिख रही है लक्षद्वीप की, जिसको हम कावारत्ती बोलते हैं। कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। सबसे पहले ऊपर याद रखने का आपको क्या, अमीन दीवी आइलैंड्स याद रखना है। अमीन दीवी में अब आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट एक दो बताता हूँ, जैसे कदमत आइलैंड है, जैसे कदमत आइलैंड है ना। पेरेमुल पार रीफ भी है आपको, पेरेमुल पार रीफ। तो जैसे सपोज करो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि अरेंज द फॉलोइंग रीफ्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इसमें 1 2 3 में देगा चरबानियानी रीफ, बायराम गोरे रीफ एंड पेरेमुल पार रीफ। तो इसको कैसे अरेंज करोगे, 1 2 3, सिंपल है ना, ये ऊपर से नीचे का ही ऑर्डर है। साउथ टू नॉर्थ पूछ लेगा तो 3 2 1 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। देन कुछ इंपॉर्टेंट वो पूछ सकता है, अमीन दीवी, लक्काद्वीप, कावारत्ती, ऐसे दे देगा। अमीन दीवी आइलैंड, लक्काद्वीप आइलैंड्स, मिनिकॉय, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। तो अमीन दीवी सबसे ऊपर है, लक्काद्वीप उसके नीचे है, देन उसके नीचे मिनिकॉय है। सिंपल है, याद रखना, ठीक है ना। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के भी नाम है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये किल्टन दिख रहा है, किल्टन आइलैंड्स है ना, किल्टन आइलैंड्स है देखो। फिर यहाँ पे एक कदमत आइलैंड है, देयर इज अ कदमत आइलैंड। फिर यहाँ पे आपको अमीनी आइलैंड दिख रहा होगा, देन यहाँ पे आपको अगाती आइलैंड दिख रहा होगा, ठीक है। ये सारे फेमस है, ये नॉर्थ टू साउथ ही हैं। किल्टन सबसे ऊपर है, फिर कदमत है, फिर अमीनी है, फिर आपका बानगरम है, देन आपका अगाती आइलैंड है, ठीक है ना। दीज आर द आइलैंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये भी आपको याद रखना है। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। नाउ देर आर 2 चैनल्स हेयर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है आपका 8 डिग्री चैनल एंड दूसरा है 9 डिग्री चैनल। तो एक्चुअली जो 9 डिग्री चैनल है वो आपका सुहेली रीफ और यहाँ पे मिनिकॉय के बीच में आता है, मतलब कि लक्काद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आता है। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। ये देखो 9 डिग्री चैनल दिख रहा है ना, इंडियन ओशन में 9 डिग्री चैनल जो है वो आपका ये मिनिकॉय हो गया। दिस इज द मिनिकॉय वाला पार्ट। मिनिकॉय और किसके बीच में आता है, ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे लक्काद्वीप के बीच में, ये लक्काद्वीप आइलैंड्स है, लक्काद्वीप आइलैंड्स हैं, और ये आपका 9 डिग्री चैनल है, इसके नीचे आपका मिनिकॉय पड़ेगा। तो 9 डिग्री चैनल इज एक्चुअली बिटवीन द लक्काद्वीप, जिसके कि आइलैंड्स अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हो, यहाँ पे कल्पेनी आइलैंड है, कल्पेनी आइलैंड है बिल्कुल नीचे, और यहाँ पे सुहेली पार रीफ है, देयर इज अ रीफ, सुहेली पार रीफ, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों। तो लक्काद्वीप में के जो नीचे 2 पार्ट हैं याद रखिएगा, एक है आपका सुहेली पार रीफ और दूसरा आपका काल्पेनी आइलैंड्स। तो इनके बाद आपका लाई करता है 9 डिग्री चैनल, उसके नीचे आपका लाई करता है मिनिकॉय, और मिनिकॉय के नीचे याद रखिएगा, मिनिकॉय के नीचे लाई करता है 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किसके बीच में होगा, 8 डिग्री चैनल हो गया आपका मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में। याद रखिएगा मिनिकॉय एंड मालदीव्स के बीच में आपका 8 डिग्री चैनल है। क्वेश्चन आया हुआ है 10 डिग्री चैनल का, 10 डिग्री चैनल का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बीच में, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको कल बताया था कि एग्जैक्टली कौन से पार्ट के बीच में है, ठीक है ना। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बीच में है। देन आपका मैं बता रहा हूँ कि ये जो
8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल, ये भी पूछा जा सकता है ना, तो वेरी मच प्रोबेबिलिटीज देयर। 8 डिग्री चैनल याद रखिएगा मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में है, और 9 डिग्री चैनल आपका लक्का द्वीप और मिनिकॉय के बीच में। लक्का द्वीप के नीचे का एग्जैक्टली पार्ट पूछ लिया यूपीएससी ने, तो कालपेनी आइलैंड है और सुहेलीपार रीफ है, ठीक है ना। दिस वॉज द मैप ऑफ लक्षद्वीप। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा मैप था आज का। लेट्स मूव अहेड विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट नाउ। आगे मूव करते हैं। पीपल आर फ्री टू चूज रिलीजन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई थी, उसमें ये कहा गया था कि काफ़ी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, एंड दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द कंट्री, एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट मस्ट लुक इनटू दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल। तो सुप्रीम कोर्ट में जो रोहिंटन एफ नरीमन है, ही हैज़ स्कोल्डेड द पर्सन वेरी बैडली, जिन्होंने ये एप्लीकेशन दी थी। इन्होंने कहा कि अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पीपल आर फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। जब तक पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ इससे डिस्ट्रॉय नहीं होती, देन अप टू दैट पॉइंट people are free to choose their religion. Why do you think there is a word propagate? जस्टिस नरीमन ने पूछा था पिटिशनर से, why do you think there is a word propagate used here? Religious conversion is being done through carrot and stick approach. This is what the petitioner said. पिटिशनर ने कहा कि भैया ये carrot and stick approach से किया जा रहा है। Then Justice Nariman said that every person is the final judge of his or her religion. Every person is the final judge of his or her religion, who their life partner should be. Courts cannot sit in judgments of a person's choice of religion or life partner. मतलब कि ना ही लाइफ पार्टनर के डिसीजन पे और ना ही रिलीजन के डिसीजन पे कोर्ट बैठ के नहीं बताएगा हर व्यक्ति को कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो करो या किससे शादी करो, ठीक है ना। एंड रिलीजियस फेथ इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी। तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से जस्टिस नरीमन ने कहा कि देखो, हम आपकी एप्लीकेशन ले लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको डिस्कस करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी रेडी टू फेस द कंसिक्वेंसेज। देखो यहाँ पे नरीमन ने कहा है विड्रॉ इट और आर्ग्यू एंड रिस्क फॉर द कंसिक्वेंसेज। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से हड़काया, तो तुरंत उन्होंने विड्रॉ करके भागे, है ना। दिस वॉज द थिंग दैट हैपेंड। नाउ नेक्स्ट न्यू थिंग हैज हैपेंड, इंडिया प्रोटेस्ट्स यूएस नेवल एक्सरसाइज। अब देखो हुआ क्या, हुआ सिंपल सी ये चीज़ हुई कि आप सबको मैंने अनक्लॉज बताया था ना, अनक्लॉज। अनक्लॉज में मैंने आपको अलग अलग लेयर्स बताई थी। एक तो बताया था मैंने आपको टेरिटोरियल वाटर, फिर मैंने बताया था कंटिग्यूअस जोन, फिर मैंने आपको बताया था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बताया था ना। और टेरिटोरियल वाटर जैसे कि मैंने बताया कि 12 नॉटिकल माइल्स तक, फिर कंटिग्यूअस जोन आपका 24 नॉटिकल माइल्स तक, देन आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है ना। ये सारा कहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम, बेस लाइन से कैलकुलेट करते हैं, बेस लाइन से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 2 जोन और होती हैं ऐसे। इसके बाद यहाँ पे हाई सीज होते हैं, हाई सीज फ्री होते हैं सबके लिए, द 4th जोन। और सबसे इंटरनल जो जोन होती है इंटरनल वाटर्स कहलाते हैं, इंटरनल वाटर्स। तो इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल waters, contiguous zone, exclusive economic zone and high seas. These are the 5 classifications जो कि mentioned है अनक्लॉज के अंतर्गत। अब हुआ ये कि एक यूएस का शिप है जिसको यूएसएस जॉन पॉल जोन्स कहा जाता है, यूएसएस जॉन पॉल जोन्स कहा जाता है। तो इसने क्या किया है, एक्चुअली इसने मैन्यूवरिंग की है इन द 130 नॉटिकल माइल्स वेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स के 130 नॉटिकल माइल्स वेस्ट, लक्षद्वीप आइलैंड्स के 130 नॉटिकल माइल्स वेस्ट यूएसएस जॉन पॉल जोन्स ने क्या किया है, नेविगेशन किया है विदाउट आस्किंग फॉर द कंसेंट ऑफ इंडिया। अब इन्होंने ये तो चलो कर लिया, अब चुप्पे अगर चुपके से कर लिया होता ये दबे पाँव तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कर रहे थे, 2007 से मैन्यूवरिंग कर रहे थे इस तरीके की यूएसए। बट यूएसए हैज़ गॉन वोकल दिस टाइम, और उन्होंने प्रेस में आकर के बता दिया कि भैया हमने तो किया है, लक्षद्वीप के 130 नॉटिकल माइल्स पे हमने किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो इस तरह से हो हल्ला करेंगे तो इंडिया को भी करना पड़ेगा, इंडिया को बताना पड़ेगा कि भाई सही किया गलत किया। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने बोला कि भाई ये इन्होंने गलत किया है, बिकॉज एज पर द इंटरनेशनल लॉ, एज पर द अनक्लॉज, दे नीड टू आस्क फॉर द कंसेंट ऑफ इंडिया, सिंस दे हैव सिंस दिस इज इंक्लूडिंग द ये जो मैन्यूवरिंग है इसमें वेपन्स इंक्लूड हुए हैं, और इसमें
कहना चाहिए कि इस तरीके से आप इतना फ्रीडम नहीं है। वहीं पे यूएसए का कहना है कि दे हैव ऑपरेटेड अंडर देयर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ ऑपरेशन। ये देखो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, FONOP याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ ऑपरेशन, FONOP। और उन्होंने ये कहा कि भैया अगर पीसफुली और यानी कहना चाहिए जो इनोसेंट पासेज होता है उसके लिए परमिशन नहीं चाहिए, तो लेकिन इनोसेंट पासेज के लिए नहीं चाहिए, इस तरीके की सर्विलेंस और मैन्यूवरिंग के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो इंडिया हैज़ मेड वेरी क्लियर दैट they should have asked for the permission and continental shelf military exercise या मैन्यूवर्स अगर आप कर रहे हैं, यहाँ से पास हो रहे हैं, तो you should have asked for the permission। लेकिन यूएसए का क्या कहना है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन FONOP के अंतर्गत इंटरनेशनली उनके पास आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया ने कहा कि हमारे यहाँ एक लॉ है, द टेरिटोरियल वाटर्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड अदर मेरीटाइम जोन्स एक्ट 1976। इंडिया का एक एक्ट है 1976 का, द टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मेरीटाइम जोन्स एक्ट ऑफ 1976, जिसके अंतर्गत अगर आप इनोसेंट पैसेज कर रहे हैं तब तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इनोसेंट पैसेज के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ कर रहे हैं जिसमें वेपन्स इंक्लूड होते हैं, इस तरह के मैन्यूवर्स इंक्लूड होते हैं, देन यू शुड हैव आस्क्ड फॉर द परमिशन एंड देयरफॉर इंडिया ने ठहराया है कि आपने ये गलत किया। वही वाली बात है कि यार हम भी देखो रशिया से दूर होते जा रहे हैं और यूएसए के पास आ रहे थे, लेकिन अब यूएसए जो है वो इस तरह की हरकतें अगर करेगा फिर उसको बताएगा भी, तब तो बड़ी बुरी बात है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। एनजीटी रैप्स अथॉरिटीज़ ओवर द लीगेसी वेस्ट। तो एनजीटी ने अथॉरिटीज़ को हड़काया है रिगार्डिंग द लिगेसी वेस्ट इन द भंडवारी लैंडफिल साइट। तो अब देखो क्या होता है, लिगेसी वेस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज़ में भी रहा है, मैं थोड़ा आपको बता दूं। लिगेसी वेस्ट इज़ द वेस्ट दैट हैज़ बीन कलेक्टेड एंड केप्ट फॉर ईयर्स एट सम बैरन लैंड और अ प्लेस डेडिकेटेड फॉर लैंडफिल। एक ऐसा वेस्ट जो कि बहुत सालों से यानी कि डिकेड से यानी कि कम से कम 10 साल से 5 साल से 10 साल से किसी बैरन लैंड में या प्लेस ऑफ डेडिकेटेड लैंडफिल या डेडिकेटेड लैंडफिल साइट पे पड़ा हुआ हो या डंप्ड हो, उसको लिगेसी वेस्ट कहते हैं। मतलब बहुत सालों से जब कोई वेस्ट एक जगह पे पड़ा रहता है, डंप्ड होता है, उसको लिगेसी वेस्ट कहते हैं। लिगेसी वेस्ट जो है वो 4 कैटेगरीज में होता है, दिस इज इन 4 कैटेगरीज, ठीक है ना। पहला है कंटेन्ड और स्टोर्ड वेस्ट, कंटेन्ड और स्टोर्ड वेस्ट जो कि टैंक्स में, कैनिस्टर्स में, स्टेनलेस स्टील बिन्स में, इसमें कंटेन्ड होता है। दूसरा है बरीड वेस्ट जो कि बरीड होता है, लैंडफिल साइट पर जाकर के बरी कर देते हैं आप। देन कंटैमिनेटेड सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, कंटैमिनेटेड सॉइल एंड ग्राउंड वाटर तीसरी कैटेगरी। एंड लास्ट है कंटैमिनेटेड बिल्डिंग मटेरियल एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। ये 4 कैटेगरीज हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए रिसेंटली एक मेथड सीपीसीबी ने सजेस्ट किया था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आप सबको पता होना चाहिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना किसके तहत है, तो 1974 का वाटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट आता है और 1981 का एयर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट आता है। इन दोनों एक्ट के अंतर्गत ये बना है। वैसे 1974 वाला ही अगर आप ऑप्शन आता है तो 1974 वाला करिएगा, ठीक है ना, वाटर। देन सीपीसीबी ने सजेस्ट क्या किया कि बायो माइनिंग का यूज़ करो, आप लोग बायो माइनिंग का यूज़ करो सीपीसीबी के अंतर्गत। सीपीसीबी ने कहा कि बायो माइनिंग का यूज़ करके आप डिस्पोज कर सकते हो लिगेसी वेस्ट को। बायो माइनिंग की प्रोसेस का क्या मतलब है, बायो माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि माइक्रोब्स का यूज़ करके जब आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट फ्रॉम द रॉक्स, ओर्स और वेस्ट। जब आप वेस्ट से, रॉक्स से या ओर्स से अपने मतलब के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, देन दैट इज नोन एज बायो माइनिंग। तो ये लिगेसी वेस्ट हो गया, मैंने आपको बायो माइनिंग भी बता दिया इसी में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, अगला जो आर्टिकल है वो है इंडिया डज हैव अ रेफ्यूजी प्रॉब्लम। हैबीमॉन जैकब का आर्टिकल, काफ़ी अच्छा आर्टिकल अगेन। सबसे पहले रेफ्यूजी और माइग्रेंट में, एक इलीगल माइग्रेंट में डिफरेंस सजेस्ट किया है ऑथर ने। मैं भी आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखो क्या होता है, इंडिया जो है, इंडिया के पास कोई लॉ तो है नहीं माइग्रेंट, जो मेन प्रॉब्लम्स ऑथर ने बताई वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इंडिया पे अभी कोई भी रेफ्यूजीज़ के लिए लॉ नहीं है। नाइदर वी आर पार्टी टू 1951 कन्वेंशन, रेफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का, उसका भी हम पार्ट नहीं है। 1967 का प्रोटोकॉल है रिगार्डिंग दिस रेफ्यूजी, उसका भी हम पार्ट नहीं है। तो एक्चुअली सिंस वी आर नॉट पार्ट ऑफ द रेफ्यूजी कन्वेंशन और वी आर नॉट पार्ट ऑफ द दिस protocol, therefore what is happening is that India does not have a clarity on what is illegal migrant and what is a
रेफ्यूजी, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में ही कोई वो नहीं है। अब देखो माइग्रेंट क्या होता है, माइग्रेंट इज अ पर्सन विच मूव्स फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। माइग्रेंट एक वो व्यक्ति होता है जो इकोनॉमिक पर्पस है। फॉर एग्जांपल हमको जॉब अच्छी नहीं मिल रही, हम वहाँ से माइग्रेट करके आपके पास आ गए, तो हमको जॉब चाहिए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जब माइग्रेंट होता है वो इकोनॉमिक पर्पज से मूव करता है, और एक जो रेफ्यूजी होता है वो परसिक्यूशन फेस कर रहा होता है दूसरी कंट्री में, और वो परसिक्यूशन से बचने के लिए आपकी कंट्री में आता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द माइग्रेंट एंड रेफ्यूजी। अब थोड़ा ऑथर ने भी इसको अलग तरीके से समझाया है। देखो ऑथर ने सबसे पहले तो बताया है कि इंडिया में क्या है कि अभी रिसेंटली हमने देखा, पहले रोहिंग्या का चल रहा था रेफ्यूजी वाला पार्ट, उसके बाद अभी म्यांमार में सिंस जो डेमोक्रेसी के लिए, प्रो डेमोक्रेसी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके लिए भी जो वहाँ की मिलिट्री जंटा है उसने क्या किया है कि लोगों को मार मार के भगा रहे हैं, है ना। अब वो सब कह रहे हैं कि वो सब इंडिया में आ रहे हैं वापस। तो एक तो वो प्रॉब्लम थी, फिर दूसरी अब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये सारे इशूज चलते जा रहे हैं। तो ऑथर ने क्या कहा कि कई बार रेफ्यूजी की जो प्रॉब्लम है इसमें सिंस कोई लॉ नहीं है, इसलिए इंडिया जो है वो जियो पॉलिटिकल चीज़ों को देख करके डिसाइड करता है कि यहाँ पे क्या स्टैंड लेना है, कि सिंस देयर इज नो लॉ देयरफॉर ये क्या है, सब्जेक्टिव हो जाता है, एंड जियो पॉलिटिक्स को देख करके मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में इंडिया ये सोच रहा है कि अगर हमने म्यांमार के लोगों को शरण दे दी, म्यांमार के लोगों को शरण दे दी, तो मिलिट्री जुंटा से हम अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर हम मिलिट्री जुंटा के अगेंस्ट हो गए तो बीजिंग जो है वो मिलिट्री जुंटा से करीब हो जाएगा और उनको यूज़ करेगा हमारे अगेंस्ट। तो एक ये जो जियो पॉलिटिकल रीज़न है ये यूज़ किया जा रहा है, इंडिया इसको दिमाग में रख रहा है। मैंने फिर आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर हमने म्यांमार के लोगों को, जो म्यांमार के प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स हैं, उनको अपने यहाँ शरण दे दी, तो होगा क्या कि वहाँ पे जो मिलिट्री जुंटा है वो हमारे अगेंस्ट हो जाएगी। वो मिल जाएगी किससे, बीजिंग से, यानी कि चीन से मिल जाएगी, और अगर वो चीन से मिल गई तो वो हमारे अगेंस्ट यूज़ करने लगेंगे मिलिट्री जुंटा को, ठीक है ना। तो ये इशू चल रहा है बेसिकली। अब यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है कि रेफ्यूजी वर्सेस इमिग्रेंट, आपको समझना पड़ेगा पहले जो डिफरेंस कि रेफ्यूजी और इमिग्रेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। फिर ऑथर ने ये बोला है कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि इंडिया में रेफ्यूजी और माइग्रेंट दोनों के दोनों जो हैं वो सेम ही माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हर फॉरेनर एक ही एक्ट से मॉनिटर होता है, यानी कि वन शू फिट्स ऑल वाली स्ट्रेटजी है। फॉरेनर्स एक्ट 1946 इंडिया में है, फॉरेनर्स एक्ट 1946। इसके अंतर्गत हर वो व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन नहीं है वो फॉरेनर हो गया। एवरी वन हु इज़ नॉट एन इंडियन सिटीजन इज़ अ फॉरेनर, एंड फॉरेनर्स को ट्रीट करने का जो मेथड है वो सबके लिए बराबर हो जाएगा। मतलब चाहे वो इलीगल माइग्रेंट हो, चाहे वो माइग्रेंट हो, चाहे वो इमिग्रेंट हो, इमिग्रेंट हो सॉरी, या फिर वो रेफ्यूजी हो, एवरी वन विल बी ट्रीटेड अंडर द सेम स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। तो नीडलेस ऑफ वॉट ही इज गोइंग थ्रू, नीडलेस ऑफ द रीजंस ऑफ कमिंग टू योर कंट्री, everyone will be treated by the same law, Foreigners Act of 1946. This is what the author is saying, ठीक है ना। फिर मैंने आपको पहले बता दिया कि 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन भी हमने रेटिफाई नहीं किया है, वी आर नॉट द पार्टी टू दैट, एंड 1967 का प्रोटोकॉल भी वी आर नॉट पार्टी टू दैट एज वेल। अब यहाँ पर ऑथर देखो एक बहुत अच्छी बात बोलता है। ऑथर ने कहा है कि इंडिया को भी ज्वाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है 1951 का कन्वेंशन, और ये ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ऑथर ने ऐसा कहा? इसका रीज़न ये है कि 1951 का कन्वेंशन केवल और केवल दो चीज़ों को देखता है, वो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। मतलब कि अगर आप अपनी कंट्री में सिविल राइट्स या पॉलिटिकल राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप जा सकते हैं, परसिक्यूशन हो रहा है, अगर आपके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का परसिक्यूशन अगर हो रहा है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अब दिक्कत ये हो रही है, ऑथर ने ये बोला कि इसमें इकोनॉमिक राइट्स को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, दे आर नॉट इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक राइट्स, एंड वाई दे आर नॉट यूजिंग द इकोनॉमिक राइट्स, ये बड़ा इशू है। ऑथर ने कहा है कि इकोनॉमिक राइट्स को इंक्लूड ना करने का रीज़न ये है क्योंकि अगर इन्होंने ये कह दिया कि अगर आपके अंदर, आपके कंट्री में इकोनॉमिक राइट्स नहीं माने जा रहे हैं, तो क्या होगा कि सारे के सारे जो रेफ्यूजीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाएंगे। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने खुद को बचाने के लिए कि सारे रेफ्यूजीज उनके कंट्री में ना आए, सिर्फ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स को तवज्जो दी है, ना कि इकोनॉमिक राइट्स को। दे आर नॉट इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक राइट्स इन दैट सेंस। अगर इकोनॉमिक राइट्स इंक्लूड हो जाते तो फिर मजबूरन अमेरिका जैसी कंट्रीज़ को, जर्मनी जैसी कंट्रीज़ को, ब्रिटेन जैसी कंट्रीज़ को रेफ्यूजीज़ इस नाम पे भी लेने पड़ते कि उस कंट्री में उनको इकोनॉमिक राइट्स नहीं है ना। तो ये सिंपल सी बात है जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। इसलिए इंडिया के लिए ऑथर ने कहा है कि
कोई ज़रूरत नहीं हमको ज्वाइन करने की। तो ये वेस्ट की एक लोप साइडेड ऑब्जेशन है विद द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, मतलब वेस्ट जो है वो एक तरफा केवल और केवल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की हमेशा बात करेगा, कभी भी इकोनॉमिक राइट्स की बात नहीं करता है, खुद का पल्ला झाड़ने के लिए, खुद को अपने आप सेफ रखने के लिए, ठीक है ना। दूसरा एक स्कॉलर है BS चिमनी, जिन्होंने ये कहा है कि इंडिया शुड नॉट accede टू 1951 कन्वेंशन एट अ टाइम व्हेन द नॉर्थ इज वायलेटिंग इट बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। ऑथर ने ये कहा है, मतलब कि एक स्कॉलर है BS चिमनी, जिन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इंडिया को 1951 का कन्वेंशन इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि नॉर्थ इज ऑलरेडी वायलेटिंग इट बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि इसको वायलेट कर रही हैं, ठीक है ना, तो हम इसको ज्वाइन करके क्या ही कर लेंगे, है ना। वी शुड नॉट ऑल्सो इंटर इन टू सच थिंग्स, है ना। कंट्रीज अलग अलग मेथड्स लगा करके, चाहे वो लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हो, चाहे वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हो, कैरियर सैंक्शंस हो, चाहे वो थर्ड सेफ कंट्री रूल हो, ये सारे अलग अलग मेथड्स लगा करके क्या कर रहे हैं कंट्रीज, रेफ्यूजीज़ के ऊपर रोक लगाती है। और ऐसे में हम क्यों ज्वाइन करें भैया, हम क्यों फालतू में लोगों को इस तरीके से ले, है ना। तो दैट इज़ द रीज़न वाई ऑथर इज सेइंग दैट कि इंडिया को भी इसको ज्वाइन करने का नहीं सोचना चाहिए। तो ठीक है, ज्वाइन करने का नहीं सोचना चाहिए, लेकिन क्या रेफ्यूजीज़ का नहीं सोचना चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यू शुड थिंक अबाउट देम बट अंडर योर ओन लॉ एंड यू शुड मेक अ लॉ फॉर दैट। सिंपल सी बात ऑथर ने कही है कि माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज, इन सब को क्लियर करते हुए आपको एक लॉ बनाना चाहिए, CAA नहीं, एक लॉ प्रॉपर बनाना चाहिए जो कि इन सारी कैटेगरीज को अलग अलग तरीके से देखे, अलग अलग तरीके से हैंडल करे, ठीक है ना। जिसके लिए जो ट्रीटमेंट की जरूरत है उसको वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे, ठीक है ना। So all these things are needed under this, and more fundamentally CAA is an act in refugee avoidance। तो CAA को इसलिए ऑथर ने मना किया क्योंकि ये तो एक रेफ्यूजी अवॉइडेंस का रूल है, ना कि एक रेफ्यूजी प्रोटेक्शन का। तो हमको एक रेफ्यूजी प्रोटेक्शन का रूल चाहिए एंड प्रॉपर लीगल मेजर्स चाहिए, उनके प्रॉपर रेफ्यूजी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। वर्क परमिट अगर दे रहे हैं तो कब तक के लिए क्या वर्क परमिट दे रहे हैं ये प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना। और इलीगल इमिग्रेंट अगर कोई है तो उसके लिए क्या इलिसिट मीन्स, उसके लिए क्या डिपोर्टेशन का रूल है वो फॉलो करना चाहिए। तो मतलब प्रॉपर हमको हर कैटेगरी डिफाइन करके आगे बढ़ना चाहिए। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल लिखा गया है रिगार्डिंग द इंडिया रशिया टाइज। अब इंडिया और रशिया की टाइज जो है ऑथर के अकॉर्डिंग वो वीक होती जा रही हैं, वहीं पर रशिया पाकिस्तान और रशिया चाइना की टाइज स्ट्रांग होती जा रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, अभी हुआ क्या कि हमारे यहाँ रशिया के जो कौन थे वो, रशिया के लेवरोव, है ना, मिस्टर लेवरोव आए थे इंडिया में, और वहाँ पर उन्होंने 2-3 चीज़ें बोली। जैसे कुछ तो हमने अच्छी बातें बोली, जैसे कि हमने बोला कि हम यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ। आपको बताना है कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के मेंबर्स कौन कौन है, विच कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन करेंगे, सारी चीज़ें बोली। वहीं पे कई पॉइंट्स पे एक विवाद की स्थिति भी दिखी, जैसे कि जो क्वाड ग्रुप है उसके लिए लेवरोव ने जो टर्म यूज़ किया वो किया एशियन एशियन नाटो, है ना, उसको एशियन नेटो के नाम से उन्होंने बोला, है ना। तो दैट वाज द टर्म विच वाज यूज्ड रिगार्डिंग क्वाड ग्रुप। इसके अलावा S-400 डील की कोई बात नहीं हुई। प्लस जो लेवरोव थे वो बार बार चाइना और रशिया के रिश्तों की दुहाई दे रहे थे, बार बार ये बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हम दोनों बहुत प्यार से रहते हैं, है ना। तो वो वाली बात ठीक है, एस जयशंकर उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन बार बार लेवरोव बोल तो यही रहे थे कि हमको बड़ा मज़ा आता है चाइना के साथ, हमको पाकिस्तान के साथ बहुत मज़ा आता है ना। तो ये सारी चीज़ें वो बोल रहे थे। और वहीं पे अगर आगे देखो तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लेवरोव से नहीं मिले। वहीं पे अगले दिन जब जॉन कैरी आए, मतलब कि अमेरिका के आए, तो उनसे वो मिलने चले गए, ठीक है ना। और ये जो लेवरोव हैं जब ये पाकिस्तान पहुंचे तो इनसे मिलने इमरान खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आए। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हम भी जो ज़्यादा तवज्जो है वो USA को दे रहे हैं, और उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि USA एक ऐसी कंट्री है जो कि बचपन से आज तक सिर्फ उसी का साथ देते आई है जिससे उसको फ़ायदा हुआ है ना। ये याद रखना ये चीज़ हमेशा, और इंडिया वालों को भी ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि हमेशा अमेरिका ने वही किया जो उनके लिए बेनिफिशियल रहा है, लेकिन रशिया ने बड़ी कठिन समय में भी हमारी मदद की है। सो वी शुड ऑल्सो थिंक ऑफ दैट एंड वी शुड नॉट लेट द टाइज स्लिप अवे लाइक दिस। हमको अपनी टाइज इस तरीके से स्लिप नहीं होने देनी चाहिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं।
MS स्वामीनाथन फैसिलिटेटेड फॉर वर्क टुवर्ड्स TB इरेडिकेशन। तो MS स्वामीनाथन आप सबको पता होगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय रीच विच इज़ अ चेन्नई बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुवर्ड्स इरेडिकेटिंग TB। तो रीच क्या है? एक चेन्नई बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि TB इरेडिकेशन के लिए काम करती है, और इनको अवार्ड दिया है MS स्वामीनाथन जी को बिकॉज ही हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन not only just the formation of REACH which was formed in 1998 but also he has worked towards the TB eradication a lot। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। सोनिया राइट्स टू जावड़ेकर ऑन केन बेतवा प्रोजेक्ट। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने लिखा है टू द इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ताकि केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूवल ना मिले उसको। शी हैज़ रिटन दैट केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट शुड नॉट गेट द अप्रूवल इन द प्रेजेंट फॉर्म एज इट विल इरिट्रीवली डैमेज द पन्ना टाइगर रिजर्व, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व का 40% जो लैंड है दैट विल बी इरिट्रीवली डैमेज, मतलब उसको रिट्रीव नहीं किया जा सकता है। तो दैट इज़ द रीजन वाई शी हैज़ रिटन दैट कि आपको ये इसके साथ मूव अहेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। चाइना पाकिस्तान टू बैक ईच अदर्स कोर इंटरेस्ट एट द UN। तो चाइना और पाकिस्तान ने भी माँ की कसम खा ली है दैट दे विल कीप देयर रिलेशनशिप इंटैक्ट। ऑल वेदर पार्टनर्स हैं एंड लगभग दोनों ने शादी कर ही ली है, समझ लो, है ना। आयरन ब्रदर्स बोल रहे हैं वैसे ये, बट मुझे लगता है ये हस्बैंड एंड वाइफ ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स ड्रॉप अगेन डिप बाय $2.5 बिलियन। तो कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा घट गया है। फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। फॉरेन करेंसी एसेट जिसमें कि आपका डॉलर है ये सब आता है, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और दूसरा आपका रिवर्स ट्रांसपोजिशन याद रखिएगा। रिवर्स ट्रांस से जो होता है वो भी आपका होता है। रिवर्स ट्रांस क्या होता है? जो आपका क्या होता है, IMF में थोड़ा बहुत आप स्टोर करते रहते हो अपनी करेंसी के हिसाब से, आप थोड़ा बहुत IMF में देते रहते हो कंटिजेंसी फंड के रूप में, तो रिवर्स ट्रांस कहलाता है। एक और चीज़ बता दो, SDR जो है, SDR कोई करेंसी नहीं है, ना इधर एक क्लेम है, रादर इट इज द पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ IMF मेंबर्स की फ्रीली यूजेबल करेंसीज में आपको कितना स्पेशल ड्राइंग राइट है उसके अकॉर्डिंग आप पैसा निकाल सकते हो। ठीक है ना, SDR कैन बी एक्सचेंज फॉर दीज करेंसीज। SDR आप ले सकते हो इन एक्सचेंज फॉर दीज करेंसीज। अब कौन कौन सी करेंसीज हैं SDR के अंतर्गत, याद रखिएगा, ये लिख लो अलग से। SDR के अंतर्गत कौन कौन सी करेंसीज हैं? तो डॉलर है, यूरो है, जापानीज येन है, चाइनीज युआन, इसको रेमिनबी भी बोलते हैं, और ब्रिटिश पाउंड। तो याद रखिएगा, US डॉलर, यूरो, जापानीज येन, चाइनीज युआन या रेमिनबी एंड ब्रिटिश पाउंड, दीज आर द करेंसीज अंडर द special drawing rights. So these are the things which are important. I hope you got clarity regarding the same. L&T arm to set up a 1.5 गीगावाट सोलार यूनिट इन सऊदी अरेबिया। अब L&T की जो आर्म है लार्सन एंड टर्बो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसने एक बिजनेस बैक किया है ऑफ द सुदैर सोलार PV प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, सुदैर सोलार PV प्रोजेक्ट। अगर आपसे कोई पूछता है कि सुदैर सोलार PV प्रोजेक्ट कहाँ का है, सऊदी अरेबिया का प्रोजेक्ट है, 1.5 गीगावाट का प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। एंड रियाद प्रोविंस ऑफ सऊदी अरेबिया, वहाँ पे इनको प्रोजेक्ट मिला है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। सो दैट इज इट फॉर द डे एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।